आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट है मराठी, उसका लेसन नंबर 8 ऊर्जा शक्तीचा जागर। इसके लेखक है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। अभी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लेखक के बारे में जानकारी दी गई है, इसे आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली सेकेंड पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये पाठ के विषय में दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्याच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत। अभी ये जो पाठ है इसके अंदर लेखक ने जब वो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी दशेतील यानी जब वो स्टूडेंट थे, मतलब बचपन की यादें उन्होंने इस पाठ में बताया है। लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपल्या माशेलकरांना त्याच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आले आहे। अभी जब वो छोटे थे, लहानपणीच यानी जब वो छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, यानी वो ऑफ हो गए। तो उनकी जो माशेलकरान है, जो लेखक है, उनकी मम्मी ने यानी उनकी आई ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन होते हुए भी कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। समझे? अभी हम पाठ शुरू करते हैं। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकाची आठवण येते। अभी यहाँ लेखक कह रहे हैं कि शाला या शिक्षक ऐसा कोई विषय निकलता है, यानी ऐसी बात होती है स्टूडेंट या टीचर की, तो लेखक को अपने मुंबई की स्कूल और वहाँ पे जो शिक्षक थे, उनके जो स्टूडेंट लाइफ में जो शिक्षक थे, उनकी क्या आती है, आठवण येते, यानी याद आती है। समझे? गिर गावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या सालकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, सिरके सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। लेखक कहते हैं कि गिरगांव के यहाँ पर, यानी मुंबई में एक जगह है गिरगांव, वहाँ पर यूनियन हाई स्कूल और माझ्या शालेकरी वयात यानी जब स्टूडेंट थे वो, उस टाइम पे उनके प्यार से, आपुलकीने यानी प्यार से संस्कार देने वाले उनके कुछ सर थे। कौन कौन से? भावे सर, जोशी सर, सिरके सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे, यानी इन्होंने इस लेखक की बहुत मदद की थी, तो इनका वो बहुत ही एहसान मानते हैं, यानी उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है। पण त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे। लेकिन लेखक बोल रहा है कि ये जो सर के बारे में बोलते बोलते वो बोलते हैं कि इन लोग का तो मेरे पर कर्ज ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो और भी चीज़ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि या सालेसी आणि संस्कार देणारी शिक्षकाची माझा जो संपर्क आला, यानी वो बता रहे हैं कि ये जो स्कूल है और जो ये जो शिक्षक मिले हैं उसको, मतलब उनसे जो उनकी भेंट हुई, यानी उनके संपर्क में वो आए, तो इसका ज़रा श्रेय किसको जाता है, वो आगे लिखते हैं। जो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। यानी वो कह रहे हैं कि जिनके कारण उनको ये स्कूल मिला और ये संस्कार देने वाले शिक्षक मिले, उन तक पहुंचाने वाला कौन था? उनकी आई, यानी उनकी मम्मी और उसके मामा, उनका भी वो कर्जदार है। ठीक? आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। जो माँ होती है वो हर एक बच्चे की पहली शिक्षक होती है, टीचर होती है। माझ्या बाबतीत तर, अभी लेखक बोल रहे हैं, अगर मेरे बारे में बोला जाए तो
आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझी सर्वस्व होती. तो लेखक बोल रहे अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मेरी माँ मेरी सिर्फ शिक्षक नहीं थी, वो उसकी सब कुछ थी, यानी सर्वस्व थी. आगे, आमची मूल गांव दक्षिण गोव्यातील माशेल. अभी लेखक बोल रहे हैं कि हमारा जो मेन गांव था वो गोवा था. गोवा में किधर? माशेल. माझी बालपण तिथेच गेले. उनका जो बचपन था वहाँ पर ही गुजरा. माझे मामा ही याच गावातले और उसके मामा भी वहीं रहते थे. तिथल्या एका मैदानावर खेळायच्या आणि पिंपल कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटसा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वऱ्या लहरीसारख्या येत असतात. अभी यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि याद कर रहे हैं वो गांव को और कह रहे हैं कि वहाँ का जो खेल का मैदान था और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जो कट्टा यानी जो बैठने वाला था, वहाँ पर जो वो आराम से बैठते थे, उसका जो अनुभव था, उसका कुछ यादें वो याद कर रहे हैं कि वहाँ पे एक मैदान का खेलने का मैदान है और एक पीपल का पेड़ है जहाँ मैं बैठता था, उसको याद कर रहे हैं. तो उसका एक अस्पष्ट क्या बोलते हैं विज़न उनके सामने आता है, बराबर स्पष्ट नहीं होती है. तो वैसा ही कुछ धुंधला धुंधला उनके सामने वो दृश्य आता है. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले. अभी लेखक बोल रहे हैं कि जब वो 6 साल के थे तो उनके जो पापा थे वो गुजर गए आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले. और जब उसके पापा की मृत्यु हो गई तो उनको उनका पेट के लिए उदरनिर्वाह यानी पेट पालने के लिए उनका जो गांव था माशेल वो उनको छोड़ना पड़ा. मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो. अभी वो गाव छोड़ के कहाँ पहुँच गए? मुंबई में. गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माल्यावर छोट्याशा खोल्यामध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. अभी वो मुंबई में कहाँ पहुँचे? गिरगांव में. गिरगांव के खेतवाड़ी जगह है, वहाँ का गली है देशमुख, और वहाँ पे मालती निवास के पहले माले पर वो छोटे से खोली यानी छोटे से कमरे में मायलेक यानी माँ बेटे ये दोनों रहते थे. आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावली. उनकी जो आर्थिक यानी जो इकोनॉमी पैसे वगैरह की बात बोल रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म थी, कुछ नहीं था उनके पास. दरिद्राशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई यानी दरिद्र यानी गरीबी से संघर्ष करती हुई उनकी अल्पशिक्षित यानी कम पढ़ी लिखी उनकी माँ आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला यानी जो लेखक थे उनको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था. लेकिन प्रॉब्लेम क्या था? पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याचे शाळेत कसा जाऊ. अभी उनको पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन फी भरने के लिए स्कूल में पैसे नहीं थे, तो फिर वो स्कूल कैसे जाते? असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी याच वेळेत वातावरण हे असे होते. तो ऐसा प्रश्न लेखक के मन में बैठ गया कि पैसा है नहीं, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा. ऐसा उनका वातावरण यानी उस टाइम पे ऐसी उनकी परिस्थिति थी. पण माझ्या आईने धीर छोड़ला नहीं. लेकिन जो लेखक थे उनकी माँ ने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी, ती खचली नहीं, यानी वो कभी कमज़ोर नहीं हुई. वेगवेगळी काम ती करत होती. उनको जो भी काम मिलता था
अलग अलग प्रकार का कष्ट का वो भी काम वो करने के लिए रेडी रहती थी. त्याच्यात माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मदतीला आले. त्याच्यात यानी उसी टाइम पर माशेल गांव से उसके मामा मुंबई में उनकी मदद के लिए आ गए. त्याच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू सकला. और मामा के कारण लेखक को वहाँ पे प्राथमिक शालेत में मतलब स्टार्टिंग की जो स्कूल होती है वहाँ पे उनको प्रवेश मिल गया. ही शाळा महापालिकेची होती और जो शाळा थी वो महापालिका यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों की मतलब गवर्नमेंट की थी. माझ्याप्रमाणेच शालेची ही परिस्थिति बेताचीच होती. यानी जिस तरह लेखक आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे थे उसी तरह उनकी जो शाला भी थी बहुत ही बेकार आर्थिक स्थिति थी. बेताची यानी उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी. पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते. लेकिन वहाँ के जो शिक्षक थे वो मन से बहुत अमीर थे यानी बहुत अच्छे थे. पायात चप्पल ही घालायला नव्हती असा परिस्थितीत माझी शाला शुरू होती. लेखक बोल रहे कि उस टाइम पे मेरे पैर में चप्पल तक नहीं थी. मतलब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी स्कूल शुरू की. वयाच्या 12 वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागल. यानी वो अनवाणीच यानी बगैर चप्पल के यानी 12 साल तक जब उनकी उम्र 12 साल तक थी वो चप्पल के बिना ही स्कूल जाते थे. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आले. और जब भी इन्होंने अपना हाई स्कूल का पढ़ाई करने के आगे की सोची कि वो करना था तो उस टाइम पे भी एक रुकावट आ गई. कौन सा? त्याच वेळीची हाई स्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती. अभी उस टाइम पर जो हाई स्कूल थी उसकी फ़ीस 21 रुपया थी. आज के ज़माने में हमको वो कम लगे लेकिन उस टाइम पे वो बहुत थी. पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठे येणार. लेकिन लेखक के पास उतना भी पैसा नहीं था. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. अभी एडमिशन फीस प्रवेश फी यानी एडमिशन फी भी भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. तो उनको लगा कि उनका जो शिक्षण है वो अभी रुक जाएगा, थांबणार. उनको ऐसा लग रहा था. पण माझ्या आईने धीर छोड़ला नहीं. लेकिन उनकी आई ने हिम्मत नहीं छोड़ी. आजूबाजूच्या बिहारातील काही कामे करून तिने पैसे जमण्यास सुरुवात केली. जो उनकी आई थी आजूबाजू के बिहारातील यानी हाउस होल्ड का जो काम होता है ना, घर में जाके काम करना, तो वो काम कर करके उन्होंने पैसा जमा करने की सुरुवात की. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली. तो वहाँ पर उस टाइम पे वहाँ पर एक औरत जो माँ के जैसी है वो मदद के लिए दौड़ती हुई आई. यानी उनकी मदद के लिए आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था केली. और लेखक के प्रवेश फी की यानी ॲडमिशन फीस की व्यवस्था की. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते. अभी उन्होंने व्यवस्था तो कर ली फीस की, लेकिन तब तक क्या हुआ, जो गिरगांव का जो नामांकित यानी जो प्रसिद्ध जहाँ पे लेखक पढ़ना चाहते थे उस स्कूल में प्रवेश बंद हो गया था. अभी आगे अखेर युनियन हाई स्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला और आखिरकार उन्हें यूनियन हाई स्कूलमध्ये
इस स्कूल में उनको प्रवेश लेना पड़ा आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. यानी उनके जो आगे की पढ़ाई क्या हुई, टप्पा यानी भाग, आगे की पढ़ाई का भाग शुरू हुआ. अनेक अडचणीमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच. अभी यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी परेशानी आ रही थी, लेकिन उनको जितना जमता था वो पढ़ाई करते रहते थे. पण त्या छोट्याशा खोलीत जगह अपुरी पड़ायची. वो जो कमरा था जहाँ पे वो रहते थे, वो छोटी सी कमरा था ना, तो वहाँ पे उनको जगह अपूरी यानी पूरा नहीं पड़ता था, तो भी वो वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे जैसा उनको जमता था. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. अभ्यास करने के लिए कुछ पूरक यानी योग्य माहौल नहीं था. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो. फिर भी वो क्या, उस माहौल में जिद्दी ने यानी मुझे पढ़ना है ऐसा बोलते ना कि मुझे पढ़ना ही है, आगे बढ़ना है, वो जिद उनके अंदर थी और वो अभ्यास करते रहते थे. आणि परीक्षेत चांगले यश मिळत गेले और इसका क्या परिणाम हुआ, उनको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलते चले गए. या युनियन हाई स्कूल मधले शिक्षक, अभी उस यूनियन हाई स्कूल जहाँ पे वो पढ़ते हैं, उनके शिक्षक त्याची सेवाभावी वृत्ति और उन्होंने जो मदत करते थे, मार्गदर्शन करते थे, उनका अच्छा स्वभाव, विद्यार्थींना शिकवताना त्यामध्ये त्याचे स्वतःला झोकून देणे. और जब वो जो शिक्षक थे वो जब विद्यार्थियों को सिखाते थे तो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देते थे, यानी उन्हें बहुत कुछ सिखाते थे. उनका मतलब इतना अपने आप को पूरी तरह लगा देते थे सिखाने के लिए. आणि निरपेक्ष भावाने ने केलेले मार्गदर्शन और जो सेल्फलेस उनका जो भाव था, मार्गदर्शन करते थे, यानी उनके बच्चे लोग को फ़ायदा हो ऐसा मार्गदर्शन भी वो करते थे. यामुळे माझे केवळ शालेय अभ्यासाचा पाया पक्का झाला असं नाही, सॉरी, तर आयुष्यात पक्का झाला. अभी ये लेखक बोल रहे हैं कि जो इतने अच्छे शिक्षक थे और वो जो जिस तरह से पढ़ाते थे, अपने आप को पूरा लगा देते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो मार्गदर्शन देते थे, उससे क्या हुआ, लेखक का सिर्फ स्कूल का पढ़ाई स्ट्रांग नहीं हुआ, बल्कि उनका फ्यूचर भी एक तरह से पक्का हो गया. समझा ना. शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाढू लागली और उनके अंदर पढ़ाई को लेकर एक अंदर से इच्छा यानी इंटरेस्ट, ओढ बोलेगा तो इंटरेस्ट आने लगा. अभी आगे आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे. जो जहाँ पे वो पढ़ते थे वहाँ पे हर शनिवार को चाचणी परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट, वहाँ पे हर शनिवार को यूनिट टेस्ट होता था. आमच हाई स्कूल ही गरीब होते. अभी उनका जो हाई स्कूल था, शाले तो गरीब था, ये हाई स्कूल भी क्या था, गरीब ही था, यानी इसकी भी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी. त्यामुळे उत्तरपत्रिका घेऊन घरून न्यावी लागायची. अभी जो शनिवार को जो यूनिट टेस्ट होता था, तो उसके लिए उनको आंसर शीट नहीं दिया जाता था. उनको कहा जाता था कि आप घर से ही लेकर आइए. इतने गरीब मतलब वो स्कूल थी. त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची और वो जो आंसर शीट थी उसकी कीमत कितनी थी, 3 पैसे उनकी कीमत थी. आपल्याला कदाचित पटणार नाही, आपको शायद ये बात हजम नहीं होगी, मतलब हमसे कह रहे हैं, पण तेव्हा दर आठवड्या हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचे. अब लेखक बोल रहे हैं कि वो जो 3 पैसे की जो पत्रिका थी, आंसर शीट था, वो लाने में उसके उतना ही पैसा का वो लाने में उसकी माँ के आँख से
आंसू निकल आते थे, यानी वो इतना भी जुगाड़ नहीं कर पाते थे, समझे। हर हफ्ते 3 पैसे की सिर्फ आंसर शीट लाने में ही उनकी माँ को बहुत मतलब आंसू आ जाते थे। कहने का मतलब है कि बहुत कठिनाई होती थी। वही बोल रहे कि आपको हजम नहीं होगी ये बात। आज ही है आठवल की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। और जब लेखक इस बारे में बोल रहे हैं कि आज भी मैं सोचता हूँ स्कूल के बारे में तो मेरे जो क्या बोलते हैं, मेरे शरीर पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी गरीबी परिस्थिति से आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। वो अपने बीते ज़माने बचपन को सोच रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने दुख निकाले हैं। आगे, तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले और उसकी माँ ने बहुत ही कष्ट किया, समझे। पढ़ेल ते काम केले, जो भी काम मिलता था उसकी माँ करती थी। काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार आहे असे समजल्यान एकदा ती तिकड गेली। अभी ये कांग्रेस जो है ना पार्टी होती है ना, वो वहाँ पे कुछ काम मिलेगा, ये उसको किसी ने कहा तो ये सोच के वो वहाँ पर गई कि मुझे काम मिलेगा। रागेत उभीत राहिली। रागेत यानी लाइन होती ना, बड़ी लाइन में वो खड़ी थी, काफ़ी देर तक खड़ी थी। वो क्या बोलते हैं, 1 बाय 1 अंदर बुलाते हैं और काम देते हैं, तो वो लाइन में खड़ी थी। तसीच ताल कड़त, और कड़े इसका भी मतलब है कि वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही थी वो लाइन में खड़े होके। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आले, अभी जब वो खड़ी थी तो किसी ने उस वक्त उनसे कहा की फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकल्यानाच काम दिले जाईल। तो किसी ने कहा कि जो 3री पास होगा या फिर उससे ज़्यादा पास होगा उसी को काम मिलेगा। तो उसकी जो आई थी वो अल्पशिक्षित थी, यानी वो उतना भी नहीं पढ़ी लिखी थी। तो हे ऐकून अर्थात ती नाराज झाली। तो ये सुनकर वो बहुत ही बोलते ना बिल्कुल ही एकदम नाराज हो गई। घड़ाकडे मागे फिर ली, यानी वो अपने जो कदम था उसने वापस घर की ओर बढ़ाए। त्याच वेळी तिने ठरवले, और उसी टाइम पे उन्होंने ठरव लिए यानी ठान लिया था कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, यानी मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। और कारण क्या है कि शिक्षण के बिना इस दुनिया में कोई भी मान नहीं है। तिने प्रत्याश केले ही तसेच, और जैसा उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे को बहुत सिखाऊंगी, और वो उसने प्रत्यक्ष यानी खरोखर यानी सच में उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू। लेखक बोल रहे हैं कि उनकी माँ ने जो उनके लिए इतना कष्ट किया वो कौन से शब्द से वो बताए। देखो क्या क्या किया उन्होंने। कोरे यानी जो ब्लैंक पेपर होता है ना, वो पाठ कोरे यानी एक तरफ ब्लैंक और एक तरफ लाइन लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची। कुछ कागज़ पे आधा लिखा होता है तो थोड़ा खाली रहता था, वो कागज़ भी वो सब वो जमा करती थी और उसका एक बुक तैयार करती थी, जमायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची। उसकी सब कागज़ वो जमा करती थी और उसका एक बुक बनाती थी अपने हाथ से, और वो लेखक को देती थी। अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होत। अखंड यानी अख्खा पेंसिल, यानी फुल पेंसिल तो क्या बोलते हैं, ये खरीद ही नहीं सकते थे, समझे। त्यामुळे जेमतेम हातात धरला येईल असा पेन्सिलेच लिहावे लागते।
उनको तो अखर मतलब बोलते हैं फुल पेंसिल तो मिल ही नहीं सकती थी। वो इतने छोटे से छोटे पेंसिल से लिखते थे कि हाथ के पकड़ में भी नहीं आती थी। इतने छोटे से छोटे पेंसिल से उनको लिखना पड़ता था। बोलो इतने वो गरीब थे। आज इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले। अभी ये जो हाई स्कूल था यहाँ पे ही उन्हें वो भावे सर मिले, जिनका जिक्र उन्होंने स्टार्टिंग में किया था। ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत, भौतिकशास्त्र यानी फिजिक्स, विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवले नाही तर त्या विषयाची गोड लावली। अभी लेखक बोल रहे हैं कि विज्ञान का जो ये विषय है फिजिक्स सिखाते वक्त उन्होंने सिर्फ शास्त्र यानी सिर्फ उन्होंने उसके अंदर का शास्त्र ही नहीं सिखाया, बल्कि उस विषय की गोड़ यानी इंटरेस्ट भी उनके अंदर जगा दिया। यानी उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाए ऐसा उन्होंने सिखाया। आणि त्याचबरोबर जीवनात फार मोठे तत्वज्ञान शिकवले और साथ ही साथ उन्होंने उनको लाइफ का मोटे तत्व यानी जो लाइफ में जो साइकोलॉजी है, जैसे सही गलत क्या है, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब भी भावे सर ने सिखाया। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन उन्होंने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवले। भिंगा यानी लेंस, जो लेंस होते हैं ना, लेंस की सहायता से सूर्य की जो किरण है उसकी जो शक्ति है उसको कागज के ऊपर एकत्र करते हैं ना, तो वो कागज जलने लगता है। आपने कभी किया है? आप करके देखो, ऐसा होता है। आपके साइंस में अभी लेंस चैप्टर है ना, उसके अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। आणि माझ्याकडे बघून थे, और जब वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे और जब कागज जलने लगा तो उन्होंने लेखक के यहाँ देखकर कहा, क्या कहा? माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जालतास येईल। अभी उनको बोल रहे कि माशेलकर को यानी लेखक को बोल रहे कि तुम अपनी ऊर्जा शक्ति को एकत्र करो, यानी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जालते हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला। एक तरफ तो उनको एकाग्रता यानी एकाग्र होने का उनको मंत्र मिल गया, और दूसरी कड़े विज्ञान समझ ले, और दूसरी तरफ उन्होंने विज्ञान की भी समझ दे दी। अभी आगे, आयुष्यात फार मोठे तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसर, और जो अपने फ्यूचर में जो उनको तत्वज्ञान, जो सही गलत का जो नॉलेज था, वो किसने दिया था? भावे सर ने। समझे? गसवले का मतलब होता है मिलना। उन्होंने जो सिखाया था उनसे उनको जीवन का मोठा तत्वज्ञान यानी मिला था लेखक को। त्यांना मी कसा विसरू सकेन, और ये बात को लेखक कैसे भुला सकते हैं। भावे सराप्रमाणेच माझ्या शाले, वो भावे सर की तरह उसकी जो स्कूल थी वो, आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, सिरके सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तित्वाच्या जडतघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केले। अभी ये बता रहे हैं कि सिर्फ भावे सर ने ही नहीं, जोशी सर, सिरके सर और ये मालवेगाव जो सर है, उन सब ने लेखक को एक उत्तम, बोलते ना, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने में मदद दी, यानी उनकी लाइफ को एक आकार दिया ये सब शिक्षक ने, ठीक है, और एक अच्छा मार्गदर्शन भी दिया। यहाँ लिखा है ना, सर्वांनीच माझ्या व्यक्तित्वाच्या
जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केले. यानी उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका मार्गदर्शन किया, उनकी लाइफ को आकार दिया, यानी एक अच्छा व्यक्तित्व लेखक को बनने में मदद दिया, संस्कार केले और संस्कार दिया. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. अभी आयुष्याच्या उभारण्यासाठी यानी अच्छी लाइफ किसने दिया है? ये साल यानी ये स्कूल ने, और ये जो शिक्षक थे उन्होंने सिदोरी बोलते ना गठरी, एक्सपीरियंस यानी अनुभव का एक गठरी दिया था. समझे? उनकी लाइफ का जो अनुभव था वो उन्होंने लेखक को दिया था. यानी वो अपने स्कूल और उनके शिक्षक के बारे में बता रहे हैं. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, और संघर्ष में हमें आत्मविश्वास कैसे बनाना है वो सिखाया. जगण्याचे भान दिले, यानी ज़िंदगी कैसी जीनी है ये सिखाया. आज ही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करताना क्षण आठवतात. अभी जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि आज मैं पीछे मुड़ के जब मैं अपने स्कूल के दिनों को याद करता हूँ तो एक ही कड़े क्या दिखता है उनको, एक प्रचंड जो एकदम गरीबी का उन्होंने सामना किया है वो दिखाई देता है कि किस तरह उन्होंने हर क्षण एक के बाद एक गरीबी का सामना किया, परेशानियों का सामना किया. और दूसरी कड़े उनको क्या दिखता है, त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते. एक तरफ उनको उनकी गरीबी जो उन्होंने संघर्ष किया वो दिखाई देता है, और दूसरी तरफ उनकी मम्मी, उनके जो सर हैं, भावे सर, शिरीष सर, और जो भी सर है वो सब दूसरी तरफ उसके सर, और वहाँ की स्कूल, और क्या माझे संस्कार केंद्र, वहाँ का जो केंद्र था वो उनकी आंखों के सामने आ जाता है. मी पुनः मनोमनी शाळेत जाऊ लगते. और ऐसा सोचते हुए लेखक मन ही मन अपने जैसे उनको लगता है कि मैं अपने स्कूल चले जाऊं. ऐसे ये जो चैप्टर है आठवणीतील शाळा आणि शिक्षक, इसमें से लिया गया है. ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.